हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए विज्ञान के 4500 प्लस क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, जिसमें फिजिक्स के 1400 प्लस क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1400 प्लस क्वेश्चन और बायोलॉजी के 1400 प्लस क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, और यह पार्ट पहला है जो रसायन विज्ञान का है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक जो रेलवे में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर डी, ये ठोस हो जाएगा। ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल अधिकतम होता है, और द्रव में जो होता है ये ठोस से हल्का कम होता है, और गैस में जो होता है सबसे कम होता है आकर्षण बल। ठीक है, हम साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज करेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, और आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में क्या सही है। तो क्या सही है? आपका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित। ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, ठोस के जो कण होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, और जो ठोस का गलनांक होता है ये प्रायः अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? आंसर बी, 5 अवस्थाएं। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा 5 अवस्थाएं तय की गई हैं जो आपके हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये 5 अवस्थाएं हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा ये तय की गई हैं। ठीक है, अवस्थाएं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि डॉट डॉट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। देखिए, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? आपका आंसर हो जाएगा गैसों। ठीक है, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, और क्योंकि गैस के जो अणुओं में जो आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है वो नहीं होता है। ठीक है, गैसों में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है गैस के अणुओं में। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अमोनिया, देखिए ये रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन हो गया। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा। ठीक है, देखिए अमोनिया जो है ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है और कपूर जो है ठोसीय अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, पदार्थ के कण जो होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और ये तीनों सही हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। लेकिन पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है, तो इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है, और इसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस के नाम से? मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में डॉट डॉट हो सकता है, तो क्या हो सकता है? आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर सी होगा, समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ठीक है, समांगी मिश्रण में आपका होता है, देखिए समांगी मिश्रण में आपका हो जाएगा नमक और जल। ठीक है, नमक और जल हो जाएगा, और जल का मिश्रण, ठीक है, नमक और जल का मिश्रण हो जाएगा, और मिट्टी और रेत का जो मिश्रण होता है वो आपका विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी और रेत का मिश्रण, ठीक है, मिट्टी और रेत का जो मिश्रण होगा ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठोस विलयन। ठीक है, एक मिश्र धातु जो है ठोस विलयन का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, देखिए आपसे विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आंसर डी हो जाएगा, आपका दूध। ठीक है, दूध जो है ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दूध क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। मतलब ये चारों में से 3 एक समान है और एक जो है वो आपका अलग है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आपका जल।
जल एक यौगिक है और ये जो अन्य जो ये तीनों हैं ये सभी जो है ये पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है और जल जो है एक यौगिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल है, तो डॉट डॉट पदार्थ मतलब वह कौन सा पदार्थ है जो सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, कोलाइड, ठीक है। कोलाइड जो है ये सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों जो है सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हवा एक क्या डॉट डॉट है, हवा क्या है आपका, हवा एक जो है तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, ठीक है। तत्वों और यौगिकों का हवा जो होता है ये मिश्रण है, क्योंकि हवा जो होते हैं वे पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल होते हैं तथा यौगिक का मिश्रण होता है हवा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डॉट डॉट कहलाता है, तो आपका ये क्या कहलाता है, आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन कहलाता है। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, ठीक है। यह देखिए इन चारों में से कौन सा नियम है जो आपके विज्ञान के नियम के मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, इसकी संरचना तय है, ठीक है, इसकी संरचना तय है, ये मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है आपके विज्ञान के नियम में, ठीक है। आगे चलते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर सी, अमिश्रणीय या इमिसिबल, ठीक है, अमिश्रणीय या इमिसिबल कहते हैं जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तब इसे अमिश्रणीय यानी कि इमिसिबल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक डॉट डॉट है, क्या है ये आपका, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है आपका, ये आपका है एक घुला हुआ पदार्थ है, ठीक है, क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉट डॉट एक यौगिक नहीं है, इन चारों में से आपका क्या है, एक यौगिक नहीं है, तो कौन सा है, आंसर हो जाएगा आंसर ए, लेड। लेड जो है एक यौगिक नहीं है क्योंकि यह एक धातु है, ठीक है, लेड जो है एक धातु है, ठीक है, ध्यान देंगे, एक लेड एक धातु है। आगे चलते हैं कि रेत और चीनी का मिश्रण डॉट डॉट का एक उदाहरण है, रेत और चीनी का मिश्रण जो है किसका उदाहरण है, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, आंसर ए, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आपका विजातीय मिश्रण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें से इन चारों में से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है, पदार्थों का क्यूवन, आपका आंसर हो जाएगा सी, पदार्थों का क्यूवन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, पदार्थों का क्यूवन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, लौह में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है और प्लेटिनम तार का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ये आपके आरआरसी एग्जाम, आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम 4500 प्लस क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, अब देखिए आपसे रासायनिक परिवर्तन पूछ लिया गया, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना, ठीक है, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका एक सामान्य उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है भाई, तो ये है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एक सामान्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपके रेलवे एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है आपका, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण या निष्क्रियकरण, ठीक है, उदासीनीकरण को निष्क्रियकरण भी कहते हैं, आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ जो है आपके ये सारे पीडीएफ आपको जल्द ही दिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं
कि डॉट डॉट एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा एक इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक आइस क्यूब का पिघलाना, ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और एक अंडा पकाना रासायनिक परिवर्तन है, केक को बेक करना रासायनिक परिवर्तन है, केला का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि उस प्रक्रिया, ठीक है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। सॉलिड का मतलब होता है अवस्था, ठीक है, अवस्था। तो कौन सी प्रक्रिया है, आपका आंसर हो जाएगा बी, डिपोजिशन, ठीक है। वह प्रक्रिया डिपोजिशन कहलाती है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, डिपोजिशन कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो कौन सा है, देखिए, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये तीनों अवस्था जो हैं ये हमें मतलब बताती हैं, निर्धारित करती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, ये सभी ऑप्शन है, ठीक है। ये डी आपका आंसर हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, आपसे भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका पानी का बर्फ में परिवर्तन, ठीक है। पानी का बर्फ में परिवर्तन जो होगा भौतिक परिवर्तन होगा। देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है वो आपका, देखिए, पानी से बर्फ बना और बर्फ से फिर पानी बन सकता है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि भौतिक परिवर्तन में जो नई वस्तु का निर्माण होता है उस पुराने वस्तु में फिर से आ सकता है, और रासायनिक परिवर्तन में जो होता है पुरानी वस्तु से नई वस्तु में जो एक रूप बदल ले तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ये नई वस्तु जो बदलती है रासायनिक परिवर्तन में, पुराने वस्तु में वो पुनः वापस नहीं आ सकती है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसमें आपका उदाहरण नहीं है रासायनिक परिवर्तन का, कौन सा नहीं है, आपका जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये भौतिक परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, आपका दूध का दही में परिवर्तित होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध का दही में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। आपके रेलवे के एग्जाम में देखिए ये रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए फिर पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, और पिछला क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा बर्फ का पिघलना, जो है ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वित होना ये रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन बर्फ का पिघलना जो है ये आपका ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो कौन सा नियम कहता है, ये आपका हो जाएगा आंसर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इसकी जो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के जो प्रतिपादन किया था ये फ्रांसीसी एंटोनी लियो एसिस ने किया था, ठीक है, एसिस ने किया था, ठीक है, फ्रांसीसी एंटोनी लियो एसिस ने किया था, ठीक है। ध्यान देंगे इस नाम को, ठीक है। आगे चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण डॉट डॉट के अनुरूप होता है। तो किसके अनुरूप होता है, ये होता है, देखिए ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है, ठीक है। संतुलित रासायनिक जो समीकरण होता है वो आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। आपका आंसर डी हो जाएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है और इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रोइस्ट, ठीक है, प्रोइस्ट, ठीक है, जोसेफ प्रोइस्ट। और स्थिर अनुपात नियम को हम एक निश्चित अनुपात नियम भी कहते हैं, निश्चित अनुपात नियम भी कहते हैं, ठीक है, जोसेफ प्रोइस्ट हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि
कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? अभी पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं कि जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ एल प्राउस्ट। आपका आंसर हो जाएगा बी, जोसेफ एल प्राउस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो कौन सा होता है? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या कहा जाए या निश्चित अनुपात का नियम कहा जाए। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डॉट डॉट के नियम के साथ सहमति में है। तो किसके सहमति के साथ है ये आपके लगातार समानुपात, ठीक है, लगातार समानुपात कहें या निश्चित कहें, ठीक है, लगातार या निश्चित, ठीक है, आपका निश्चित समानुपात के नियम के अनुसार है, आपकी सहमति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? ठीक है, किस नियम पर आधारित था? तो ये आपके रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। रासायनिक संयोजन के नियम पर डाल्टन का सिद्धांत जो है आधारित था। और डाल्टन के प्रमाण सिद्धांत किसे कहते हैं? देखिए एक नज़र में देख लेते हैं कि सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यही था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम जो है ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन सही है? आपका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ठीक है। अब अविभाज्य कण है, ठीक है, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं आपके ये डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार, और ये कथन आपका यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? ठीक है, कौन सा अवधारणा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। ये अवधारणा नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अणु नहीं परमाणु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? ठीक है, अविभाज्यता के बारे में किसने बताया था? ये आपके थे जॉन डाल्टन थे, ठीक है। जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? ठीक है, तो कौन सा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिणाम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यही थे आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉट ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसने कहा था? ये डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो कौन वैज्ञानिक थे? आपके थे जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था, ठीक है। जॉन डाल्टन, आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डॉट बन जाते हैं। तो आपका क्या बन जाते हैं? परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर आपके अणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डॉट बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ये अणु बनाते हैं। क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा अणु, ठीक है। अणु बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डॉट डॉट बना सकते हैं, वही क्वेश्चन है, बस तरीका कुछ अलग है पूछने का। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अणु हो जाएगा। ठीक है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जल के कितने अणु होते हैं आपके, होते हैं, ये आंसर ए हो जाएगा 5 अणु। ठीक है, आपके ये 5 अणु होते हैं जो कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, और इसका सूत्र होता है आपका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, आपका कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। और ये थे आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए 50 क्वेश्चन। हम करेंगे 1400 प्लस क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन विज्ञान में करेंगे। और आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैथ एक्सपर्ट विद पंकज पे आपका ये 4500 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है कि आपके एग्जाम से पहले करा दिया जाए। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल, ठीक है, साइंस का ये 4500 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।